Okay, good evening, friends. So, welcome you all to PSIR Edge channel and PSIR Edge group. So, today's agenda is we will be discussing Civil Services Mains Examination Political Science paper, and specifically we will be discussing paper 2, section 1. So, we'll have this discussion in two parts. First, we'll discuss paper 2, section 1, and then for paper 2, section 2, we'll start another recording. So, okay, let's get started. Please open the PDF. So how we will proceed is that we will first read the questions. We'll try to understand the source of the question, why that question has been asked. We'll try to link that question with the syllabus of the paper, wherein if there are any specific keywords, if it has been covered in traditional sources or not covered in traditional sources, and is there any need to change our strategy. We'll also discuss the structure of the answers briefly. We'll not go into the details. I request all of you to put your responses as crisp as possible. बस क्रिस्पली इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन एंड क्या फ्लो होना चाहिए, कौन से स्कॉलर्स आने चाहिए, बस इतना ही बोल दो, है ना. एंड प्लीज स्पीक अप गाइज, वी हैव टू मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन. यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, तो आई थिंक वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट. ठीक है सर, स्टार्ट कर लीजिए. देव सर, आप पढ़ेंगे? ठीक है, मैं करता हूँ. हाँ, ठीक. तो विदाउट एनी मोर इनपुट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए का कि डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टू द कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स. राजनीति के तुलनात्मक विश्लेषण के राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम की विवेचना कीजिए. ठीक है, तो आई थिंक ये तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो टॉपिक 1 है ना, उसी का एक सब पार्ट है, स्पेसिफिकली मेंशन द सिलेबस. हाँ, बताओ. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है मैम का. हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी सिलेबस का ही है और मैम के नोट्स में भी कवर्ड है. तो अगर किसी को पता है प्रॉपर्ली तो एक बार जस्ट क्विकली समराइज कर दो यार, कैसे अप्रोच करोगे इसको. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में पॉलिटिकल इकोनॉमी से ही सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, स्टार्टिंग की 2 लाइन. फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी के बारे में लिखेंगे. फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी इन द ईस्ट एंड द वेस्ट के बीच में सेग्रीगेशन कर सकते हैं. इन द ईस्ट में आप कौटिल्य के बारे में बता सकते हैं. कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक एपिटम है ईस्ट की पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के हिसाब से. उसके फिर वेस्ट में हम बताएंगे कि वेल्थ ऑफ नेशंस ऑफ एडम स्मिथ वाज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट बुक, मतलब ये ट्रेडिशन की पहली और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक जानी जाती है. यहीं से स्टार्ट होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच. और अब इसकी एसेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है डिस्कस द पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच. तो अब इसकी एसेंस में जब हम आएंगे तो हम पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, जैसे क्लासिकल एंड यूटिलिटेरियन अप्रोच बाय एडम स्मिथ, मार्क्सिस्ट अप्रोच बाय कार्ल मार्क्स, नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच बाय डिपेंडेंसी स्कूल समीर अमीन का है, स्ट्रक्चरलिस्ट रिप्रेजेंटेड बाय हमजा अलवी. ऐसे ऐसे करके जितने भी स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे. उसके फिर अतुल कोहली, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ जैसे, गुनार माइडल जैसे स्कॉलर्स ने भी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को मतलब इंडिया के पर्सपेक्टिव में देंगे. अब पूरा हो गया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स. अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में अतुल कोहली और रुडोल्फ और गुनार मेडल के व्यू के साथ इसको कंक्लूड किया जा सकता है. मतलब इससे फास्ट तो मतलब यही स्ट्रक्चर है. और ये सारा का सारा मैंने मैम के नोट्स से पढ़ के बताया, ऐसा कुछ याद नहीं था. तो मैम के नोट्स में ऑलरेडी सब कुछ ऐसे कंसाइज फॉर्म में ही दे रखा है. वही मैं बोलने वाला था यार, इतना कुछ आपने इम्प्रॉम्प्टू बोला है ना, तो मानना पड़ेगा. नहीं सर, वो सही हम लोग फालतू एकदम ज्यादा डाइग्रेस करेंगे. इससे अच्छा हम लोग को जो ऑलरेडी मैम ने प्रोवाइड किया है कंसाइज रखेंगे अपने को. नहीं, ग्रेट. हाँ, अपने नोट्स ग्रेट, सही है. आप प्रो इसमें कुछ डिस्कस करने का है कुछ भी नहीं, वही प्रोज है, कौन सा लिख देंगे, काम हो गया. ठीक, नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर साइन क्वा नॉन ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप डेमोक्रेसी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है. इस पर अपना विचार रखिए. हाँ, तो एक क्वेश्चन आई थिंक टॉपिक नंबर 2 है सिलेबस का. इसमें पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन बात करते हैं, एंड स्पेसिफिकली मेंशन्ड है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स. 3 टॉपिक्स है ये, सब टॉपिक्स. ठीक है, गो अहेड, बताओ कोई. एंड एक रिक्वेस्ट है यार, अगर इफ पॉसिबल नोट्स खोल के बैठोगे तो कोई इशू नहीं है. जस्ट क्विकली समराइज करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ये सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं. आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज को लाइफ ब्रेड्थ ऑफ अ नेशन या लाइफ ब्रेड्थ ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं ना, लास्ट की, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर
प्रेशर ग्रुप्स में फाइनर का आई गेस स्टेटमेंट है आर इनविजिबल एम्पायर्स करके, वहां से भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर Correct. दोनों में से कोई भी अगर स्टार्ट करना हो तो उनसे स्टार्टिंग दी जा सकती है। मतलब दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि दोनों एक क्वेश्चन का अगर देखा जाए डिमांड, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप मतलब दोनों को इक्वली ही बोल रहा है, ये सीना को नोन टू डेमोक्रेसी। तो दोनों के व्यूज को बैलेंस करके स्टार्ट किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या एसेंस है, फिर प्रेशर ग्रुप का क्या एसेंस है, फिर डेमोक्रेसी में या इन फिर दोनों का क्या एसेंस है। जी सर। या फिर डेमोक्रेसी पे स्टार्ट कर सकते हैं ना. We can start off with definition of democracy and then हाँ go on to say कि democracy can be achieved by many different means and there are many tools of democracy. यस सर। Some of them are XYZ करके लिख देंगे and then we'll say कि political party and pressure groups are the most important one of them. अब if political parties perform जो है ना political aggregation, क्या है वो यार, interest aggregation एक है ना, एक interest articulation है कुछ तो. जस्ट या आर्टिकुलेशन हाँ, तो वी कैन स्टार्ट विद दिस, एक डिफरेंस आ जाएगा, देन वी कैन गो ऑन टू डिफाइन पीपी एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो भी फाइनर का हो गया, एडमंड बर्ग का हो गया, फिर हाँ। अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी है इसमें, कैच ऑल पार्टी वगैरह वो सब. मेरा एक डाउट बताओ था आगे. सर, जैसे कि मैं हमेशा कैसे ढूंढता था मतलब टॉपिक का क्वेश्चन का कोर एसेंस ऐसे ढूंढता था, जैसे मैं देखता था पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है, मतलब पेपर 2 मुझे सिलेबस पूरा याद है, मैं जैसे ढूंढ लिया कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स आर सीने को नोन फॉर डेमोक्रेसी कमेंट, मैंने देखा पेपर नंबर 2 में आया है, तो मैं जानता था हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ये टॉपिक नंबर 3 है। तो मैं ऐसे ऐसे आपने बताया कि डेमोक्रेसी से स्टार्ट कर सकते हैं, तो जैसे हम ट्रू एसेंस ढूंढना रहता है क्वेश्चन का, तो क्या ये तरीका यूज कर सकते हैं कि हाँ हाँ इस पेपर का सिलेबस में ये है तो पॉलिटिकल पार्टी से स्टार्ट कर देता हूँ या प्रेशर ग्रुप से स्टार्ट कर देता हूँ? ये मैं अधिकतर करता था जब मेरे को ढूंढना रहता था, जैसे दोनों क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स को मिला के दे दिया डेमोक्रेसी, मैं कंफ्यूज हो गया कि यार डेमोक्रेसी पे है या, तो मैं देखता था कौन से क्वेश्चन में आया है, जैसे पेपर 2 में आया है तो पेपर 2 वाले से मतलब पॉलिटिकल पार्टी और प्रेशर ग्रुप पे ज्यादा फोकस करता था, डेमोक्रेसी को थोड़ा कम वेटेज देता था। ये सही ट्रेंड है या फिर मतलब ये थोड़ा सा रिस्की गेम है, ये गलत है अच्छा, कुछ? मैं आई वुड अलाउ अदर पीपल टू स्पीक ऑन दिस, बट मेरा ओपिनियन ये रहेगा ना, देखो क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन हम डिमांड आगे तो मीट करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि इंट्रो में पूरा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन का एड्रेस करा जाए. मतलब मैं ऐसा यार हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर जो कंटेक्स्ट होता है ना, जैसे इस क्वेश्चन का ऐसा लग रहा है मेरे को कि यार ठीक है डेमोक्रेसी स्टार्ट करेंगे तो आगे जाके मैं एक फ्लो में आ जाऊंगा, मतलब दैट्स हाउ आई थॉट अबाउट इट. बाकी लोग बताओ अभी क्या लग रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग डेमोक्रेसी से शुरुआत करेंगे और इंट्रो की लास्ट लाइन ऐसा कर सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, एंड देन उसके बाद हम आगे शुरुआत कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का फाइनल वाला, वो प्रेशर ग्रुप का फाइनल वाला स्टेटमेंट ले लेंगे कुछ इस तरीके से. वैसे जो पुतिन सर ने बोला ना कि अगर कंटेक्स्ट देखना है क्वेश्चन का तो लुक एट द सिलेबस, ट्राई टू रिलेट दैट विद द टॉपिक ऑफ द सिलेबस एंड स्टार्ट विद दैट, ये भी एक्चुअली अच्छा तरीका है. बट इंट्रोडक्शन यार एक फ्लो आना चाहिए, मतलब पॉलिटिकल साइंस आंसर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ दे आर मोर लाइक एन एसे आंसर, जहाँ पे फ्लो बहुत मैटर करता है. तो अगर कोई चीज तुमने इंट्रो में लिखना मिस कर दिया ना, वो चीज तुम बाद में कहीं घुस देने की कोशिश करोगे तो नहीं हो पाएगा. तो ये थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ठीक है. आई थिंक कुछ ऐड करना है किसी को? नो सर, आई गेस नोट्स में काफी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसको, बस अपन अब स्ट्रक्चर पे एक बार थोड़ा सा बात कर लेते हैं थोड़ा सा, एंड देन वी शुड मूव ऑन. बस मतलब स्ट्रक्चर जैसे दो डिसाइड हुए, तो पहला डिसाइड ये हुआ कि पहले पॉलिटिकल पार्टी से इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और डेमोक्रेसी से स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद फिर हम लोग सब्सटैंशिएट करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेसी में, और स्कूल्स ऑफ थॉट के व्यूज देंगे. फिर प्रेशर ग्रुप का क्या सिग्निफिकेंस है डेमोक्रेसी में और स्कूल ऑफ थॉट, फिर उसको स्टार्टिंग के पॉइंट्स को सम अप करेंगे पेनल्टीमेट कंक्लूजन में कि कैसे ये दोनों डेमोक्रेसी के लिए सीना क्वा नोन है. उसके बाद फिर एक पुट फॉरवर्ड वाला जो है, जो अभी भाई ने बताया, आलोक भाई ने, कि आप आखिरी में वो वाला पुट कर सकते हो अगर डेमोक्रेसी स्टार्ट किया तो आखिरी में कि पॉलिटिकल पार्टीज आर दिस एंड प्रेशर ग्रुप्स आर दिस. ये स्ट्रक्चर ही है ना, मतलब मैं बस कंक्लूड करना चाह रहा था आगे बढ़ने से पहले. सही लग रहा है. बाकी लोग भी बोल सकते हो यार, शांक है, वृशाली है, विजय, राकेश, नेहा, सौरव, मैकेवली, आलोक जी जो बोलते रहते अभी, एबी, सौरव, गाजी, विशाल सिंह इज किंग. प्लीज शेयर योर ओपिनियन गाइस. I agree with what Vladimir Putin said. Sir, your voice is बोलो. not audible. स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा सर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है फिर प्रेशर ग्रुप क्या है डिफरेंस वो
और हाउ दे आर इसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी। और कंक्लूड करने के लिए क्या होगा कि अगर इसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कुछ कर सकते हैं और उसको सोल्यूशन दे सकते हैं। अच्छा, जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हमें बहुत क्विकली करना है। आई प्रिज्यूम सब लोग के पास नोट्स होंगे। रिक्वेस्ट एवरीवन की आप लोग अपने अपने नोट्स खोल के रखिए सो दैट यू कैन स्पीक अप एंड गिव सम पॉइंट्स, है ना। नेक्स्ट आगे जा क्वेश्चन की सकते तरफ हैं। बढ़ा जाए। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। मार्क्सिस्ट एंड अप्रोच जो लोग नहीं बोल रहे म्यूट कर ले यार प्लीज। जो लोग नहीं बोल रहे अपने आप को म्यूट कर लो। Marxist approach to study of international relations has lost its relevance in post-Cold War era. मतलब पोस्ट कोल्ड वार इरा में मार्क्सिस्ट अप्रोच जो आईआर का है उसका कोई रेलिवेंस नहीं रहा है। इस पर आपको अपना टिप्पणी देना है। इसको हम ये बता सकते हैं, इस इंट्रो बताता हूँ कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दास कैपिटल वाज द हाईएस्ट सेलिंग बुक। तो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं कि इट आल्सो हैज कंटेम्पररी रिलेवेंस। हाँ सर, व्यू पॉइंट बहुत सही है, बट स्ट्रक्चरली अगर अपन इंट्रोडक्शन देखें तो ये पूछ रहा है लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। मतलब मैं अगर स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं पोस्ट कोल्ड वॉर एरा से स्टार्ट करूंगा अपनी स्टोरी को, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि फॉल ऑफ यूएसएसआर के बाद से कम्युनिज्म का जो एंड है उसके बाद से हमने देखा कि लिबरलिज्म ट्रायम्फ्ड ओवर इट, ठीक है। और मार्क्सिस्ट जो फिलोसफी है वो एक सिमट के रह गई। मतलब वो क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट फिलोसफी बहुत मतलब डिस्कोर्स से डिसअपेयर हो गई। फिर हंटिंगटन वाला एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, एंड ऑफ आइडियोलॉजी, आप इन सभी का यूज कर सकते हैं। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग का बता रहा हूँ मैं, अभी तक मतलब पूरा डिटेल में नहीं गए, इसमें पूरा टाइम नहीं खा पाएंगे अपना। ये ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 पैरा इंट्रोडक्शंस के, उसके बाद फिर हम लोग बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, और फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जो आपने ऐड किया वो आई गेस मैं दूसरे पेज के पहले लाइन से स्टार्ट करता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, और उसका कंटेम्पररी रेलेवेंस जो है वो करंट टाइम के हिसाब से बताता मार्क्सिस्ट अप्रोच का क्या कंटेम्पररी रेलेवेंस है। और करंट एग्जांपल्स अगर कोई याद कर पा रहा हो जो मार्क्सिस्ट अप्रोच का रिसर्जेंस को सिग्निफाई कर रहा हो, जैसे देव सर ने बताया उस बुक के बारे में, ऐसा कोई और करंट एग्जांपल हो तो उसको सेकंड पेज में कोट करे तो ये ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर फ्लो में आ जाएगा। कि जैसे लॉस्ट इट्स टिल कोल्ड वॉर एरा, मतलब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा, तो उसके बाद से ही हमने देखा कि लिबरलिज्म हर जगह अडॉप्ट कर लिया गया। इनफैक्ट इंडिया में भी हम लिबरल पॉलिसीज अपना लिए थे 1991 में। तो ये कोहेरेंस मेंटेन, फ्लो मेंटेन करने वाली बात है। अगर कोई और इससे अल्टर कोई व्यू देगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कॉम्प्रिहेंसिव वो बनता है ना, सिर्फ मैं बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ यही आंसर है यही आंसर है, बट कोई और भी बताएगा तो क्या है, अलग अलग व्यूज के साथ कंस्ट्रक्ट करने में आंसर और सही लगता है। तो प्लीज पॉइंट कोई टू और बी भी बताए। नोटेड कि यहाँ मार्क्सिस्ट अप्रोच टू स्टडी ऑफ आईआर देना है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस का। और ओके, अच्छा, एक चीज, लेट मी ट्राई टू स्ट्रक्चराइज दिस आंसर। तो देखो क्वेश्चन में वही पूछा है, मार्क्सिस्ट अप्रोच टू आईआर एंड इट्स रेलेवेंस इन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। ये दोनों अलग अलग चीजें है ना। तो अब मतलब द वे आई वुड वांट टू स्टार्ट इज कि जो स्टडी ऑफ आईआर का जो ओरिजिन है, जो बिगिनिंग है ना, वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ थोड़ा बहुत। उसके पहले तो मतलब स्टेट्स वेयर सॉरेंटी वगैरह ज्यादा था। तो उसके बाद में जो आईआर का स्टडी चालू हुआ वो मेनली डोमिनेट रहा लिबरलिज्म से, फिर रियलिज्म डोमिनेट करने लग गया। तो थोड़ा यूनिटरी अप्रोच लूंगा। पहले आईआर का ओरिजिन बताऊंगा, फिर लिबरल का 1-2 लाइन में बताऊंगा, फिर ये रियलिस्ट का बताऊंगा कि जो कॉमन सेंस बन गया था वगैरह वगैरह। देन मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है ये स्टार्ट करूंगा, एंड दिस आई विल हिट आफ्टर फर्स्ट हाफ पेज। ये कितना लिखना है अपने को? 2 पेज लिखना है नहीं? हाँ, तो फिर मतलब अगर 3, हाँ तो मैं इंट्रो में लिखूंगा ओरिजिन, लिबरलिज्म एंड रियलिज्म का 4-5 लाइन में आई विल ट्राई टू समहाउ cobble up something about origin, and then I'll come and comment say कि मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है it emerged as a critique of realism and liberalism both, and फिर बताऊंगा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्या है जिसमें मार्क्स कुछ बोलता है, then लेनिन says something, then रोजा लग्जमबर्ग कुछ कहती है, then इंस्ट्रूमेंटलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो क्या कहता है जिसमें रॉबर्ट कॉक्स बोलते हैं कुछ ना, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स का रोल है फॉरेन पॉलिसी में, ग्राम्सियन ट्रेडिशन है, फ्रैंकफर्ट स्कूल है, क्रिटिकल स्कूल है जिसमें एंड्रू लिंकलेटर है,
फिर हाँ, ये सब बोलने के बाद इसको- मतलब आई विल एक्सप्लेन क्या है मार्क्सिस्ट इसको अप्रोच। एंड ऑफ देन आइडियोलॉजी डिबेट से कनेक्ट कर सकते हैं क्या? अब वैसे ये शुरुआत अगर हम लोग फ्रांसिस फुकुयामा का एंड ऑफ आइडियोलॉजी डिबेट से करें तो शायद ज्यादा सही रहेगा। हाँ, बिकॉज पोस्ट कोल्ड वार इरा के क्वेश्चन में ही कह रहा है कि पोस्ट कोल्ड वार इरा के बारे में ज्यादा मतलब चर्चा करना है। थोड़ा बहुत कर सकते अरे हैं जो लेकिन जिससे हम सब वो करें। बोलने से पहले हमें मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है बताना होगा ना। आई वुड हाँ, से कि वो- पहले स्टडी ऑफ आईआर बताओ, देन गो ऑन टू से मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, हाउ दे आर एनालाइजिंग इट, देन से कि पोस्ट कोल्ड वॉर में क्या हुआ, एंड देन से कि हाउ इट हैज लॉस्ट रेलेवेंस, एंड देन से कि अभी भी रेलेवेंट क्यों है। But it's not 20 marks. इमैनुअल वॉलरस्टीन भी इसमें मेंशन करना जरूरी है। यस, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। एंड इसके हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि मार्क्सिस्ट अप्रोच अभी भी रेलेवेंट है बिकॉज वो रियलिज्म के क्रिटिक्स के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट अभी भी है। वो हमेशा ही रेलेवेंट रहेगी कि जब भी हमने कैपिटलिस्ट सोसाइटी को निगेट करना है तब वो रेलेवेंट रहेगी। करेक्ट करेक्ट। और जब यहाँ पे तक कंक्लूजन में कैपिटलिज्म तो है, यही ना कि जब ह्यूमनाइज तक करता है कैपिटलिज्म मतलब। है हाँ, तब तक ये मार्क्सिस्ट अप्रोच relevant रेलेवेंट रहेगा। रहेगी। हाँ। ऑफ कोर्स। एक और चीज नेक्स्ट मेरे पास बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि और आई थिंक ये 10 मार्कर है तो हमें बड़ा ही कंक्रीट मैनर में लिखना पड़ेगा इसको। राइट। या सो बहुत कम स्टार्टिंग की वो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से शुरू हुआ था, देन रियलिज्म का बड़ा ही नटशेल में व्यू देना पड़ेगा हमें। देन अब हमें फोकस करना है मार्क्सिस्ट अप्रोच में, देन कंक्लूडिंग रिमार्क। करेक्ट, बट देना तो पड़ेगा, मतलब इवन दो इट्स अ 10 मार्कर वी कैन नॉट स्किप एनी फेज ऑफ इट। हाँ, देना we पड़ेगा, can't, उसके we can't. फ्लो नहीं बनेगा। सबका एक लाइन, देन उसका लाइन का सपोर्टिंग लाइन, देन मतलब जस्ट बिकॉज इट्स अ 10 मार्कर वी वॉन्ट डायरेक्टली हिट मार्क्सिस्ट अप्रोच, वो फ्लो नहीं आता we फिर। won't. हाँ, we won't. We'll start with Treaty of Westphalia, then coming to realism, concrete Correct. shell, nutshell में हम realism करके, फिर वॉलरस्टीन की मेन थ्योरी देके, देन उसके बाद दूसरे तीसरे जितने भी स्कूल्स हैं, क्रिटिकल स्कूल, एंड्रयू लिंकलेटर हो गया, रोजा लग्जमबर्ग हो गई, उसके बारे में बात करके फिर कंक्लूड करना है। परफेक्ट। अच्छा, बस Yeah. कंक्लूजन एक ऐड करना चाहूंगा। कंक्लूजन मेरे पास लिखा है कि मार्क्सिस्ट थियरी रिमेन्स रेलेवेंट एज इट नॉट ओनली ट्राइज टू एक्सप्लेन द करंट स्टेट ऑफ आईआर बट also tries to prescribe new world order based on the idea of emancipation of marginalized. या बहुत अच्छा। कंक्लूजन में हम लोग थॉमस पिकेटी को मेंशन कर सकते हैं। हाँ, अभी हम कंटेम्प्रेरी मार्क्सिस्ट को हम मेंशन कर सकते हैं। थॉमस थॉमस पिकेटी पिकेटी कंक्लूजन के लिए काफी अच्छा रहेगा। मॉडर्न मार्क्स भी कहते हैं इसको। या Okay, next. What measures have been undertaken by United Nations for its reforms? मतलब यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अपने रिफॉर्म्स के लिए क्या क्या लिया है मेजर्स? पहले तो हमें यही बताना पड़ेगा कि क्यों जरूरत क्या है रिफॉर्म्स की। अच्छा, पहले इसको रिलेट करते हैं सिलेबस के टॉपिक से। टॉपिक नंबर 9 है यूनाइटेड नेशन एनविसाइज्ड रोल, एक्चुअल रिकॉर्ड एंड नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स। तो जो लिखा है ना, ये क्वेश्चन डायरेक्टली सीधा पूछा है कि नीड फॉर यूएन रिफॉर्म क्या है, उस टॉपिक से रिलेट करता है ये। शायद हम इसको शुरुआत कर सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी से कि यूएन वाज फाउंडेड फॉर द कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द वर्ल्ड। और उसके बाद हम लोग इसमें सिक्योरिटी काउंसिल्स के वुड्रो विल्सन का और मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा लीग ऑफ नेशंस बताना चाहे तो शायद 10 नंबर का जरूरत नहीं है उसमें। हम इसको थ्योरी से करें, लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म की। दैट विल बी हाँ, वही तो बताया ना वुड्रो विल्सन वाला। हाँ, उसको मेंशन करके। करेक्ट। हाँ, करना ही होगा वो, सही है। ओके कंटिन्यू अलग सर, कंटिन्यू। और उसके बाद हम लोग इसमें ये उसका इनसेट रोल जैसे कि बस 2 बार ही कोरियन क्राइसिस और इसमें कुवैत वाला वॉर था, 2 बार ही वो हम लोग कलेक्टिव सिक्योरिटी कर पाए, उसका जो इनसेट रोल था। उसके बाद तो यूएनएससी नहीं कर पाया अपना रोल अच्छे से, तो उसके वजह से रिफॉर्म्स के तरफ हम डायरेक्शन लेंगे अपना कि रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है। फिर रिफॉर्म्स के बाद बताएंगे 4-5 इंस्टीट्यूशंस की, यूएनएससी यूएनजीए का रिलेशन यूएनएससी के साथ, ट्रस्टीशिप काउंसिल का, एंड सेक्रेटरीट में रेड टैपिज्म वगैरह जो है,
ये सब मेंशन करेंगे और फिर पीस कीपिंग के बारे में रिफॉर्म बता देंगे और जो उन्होंने अब तक इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन के लिए उन्होंने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है बट आगे बढ़ा नहीं है अभी तक वो। सेकंड है हमारा ब्रह्मी कमीशन का जो रिपोर्ट है 2002 का शायद, और प्लान फॉर एक्शन ऑफ द एंटोनियो गुटेरेस का जो है पीस कीपिंग के लिए, शायद ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, किसी के पास इसका लिस्ट है क्या पिछले 70-80 मतलब जितना भी ईयर्स है उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स लिया गया है यूएन के द्वारा? रिफॉर्म्स का तो हम लोग नीड बहुत पढ़ते हैं, चाहे जो भी है इंडिया का क्यों मिलना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली ये लोग किया क्या है अपने को सुधारने के लिए? इन लोगों ने किया है कि 1965 में एक तो इकोसॉक की मेंबरशिप बढ़ाई इन लोगों ने, यूएनएफसी की मेंबरशिप बढ़ाई, 4 नॉन परमानेंट मेंबर ऐड किए इन्होंने, और प्रोसीजरल मैटर्स पे वो डिसीजन लेने के लिए 7 से 9 वोट कर दिए। ये शायद रिफॉर्म अभी तक हुआ है। और पीस कीपिंग की इन्होंने इनोवेट किया, ये भी एक रिफॉर्म है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कलेक्टिव सिक्योरिटी। राइट। और अभी रिसेंटली जो यूएनएससी में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कुछ रेजोल्यूशंस पास किए हैं, वो भी मेंशन कर सकते हैं हम। पीस कीपिंग के मेजरली टेक्नोलॉजी फॉर पीस कीपिंग का रेजोल्यूशन। 21st। अच्छा, इसको देखना होगा, हम लोग इसका नोट्स बनाएंगे, ठीक है। ये मैम ने हाँ, तो बेसिकली मतलब ये दिख रहा है ना कि इसका जो रिफॉर्म्स का लिस्ट है वो क्लियरली नहीं है अपने पास, किसी के पास भी नहीं है क्लियरली। आई थिंक नोट्स में भी काफी कम कवर्ड है, तो उसको थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। देव सर, आप कंप्लीट कर लिए अपना पॉइंट प्लीज। हाँ, मैं बोल रहा था कि ये एक्सप्लिसिटली मेरे पास कहीं लिखा हुआ है, मैं उसको निकाल के शेयर कर दूंगा। और ये कि जो यूएन रिफॉर्म्स वाला ही कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने एक्सप्लिसिटली एंटोनियो गुटेरेस साहब का जो था स्टेटमेंट उसको पूछा था, और उससे पहले कोफी अनन का बोला था। तो ये रिपीटेड टॉपिक है यूएन रिफॉर्म्स वाला। और एक और चीज, अगर किसी को जो लोग PY2 डिस्कशन अटेंड करते हैं उनको पता होगा, मैंने पीएम मोदी का एक स्टेटमेंट बोला था कि 21st सेंचुरी कैन नॉट बी रूल्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ 20th सेंचुरी। ये उन्होंने शायद यूएनएससी के स्पीच में अगर ऐसा बोला था उन्होंने, यूएनजीए के। ठीक है। शायद G20 में बोला था शायद। ये अभी लेटेस्ट सबमिट हुआ था, उसमें भी बोला था शायद। बोलते रहते हैं तो मतलब I think we can even include MDGs and SDGs in the answer. SDG या शायद वो इकोसॉक के रिलेटेड ही हो जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन हो पाएगा उससे। हम लोग ब्रह्मी कमीशन और ये एक्शन फॉर पीस कीपिंग एंटोनियो गुटेरेस को इम्प्लीमेंट करने का दे सकते हैं, और टैक्स बेस्ड नेगोशिएशन को रीस्टार्ट किया जाए शायद। नहीं, एक आध लाइन तो लिख ही सकते हैं एसडीजी के बारे में, मतलब पूरा दुनिया भी एसडीजी के पीछे है। 2 लाइन लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, 2-3 लाइन लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्कस द 5 proposals made by India in the recent COP26 conference held in Glasgow. ग्लासगो में क्या क्या प्रपोजल्स इंडिया के द्वारा दिया गया? 5। तो इसमें आपको पिन पॉइंट करना होगा। ये जीएस में भी पूछ लिया है, मतलब हाँ, जीएस में 2 क्वेश्चन आए थे आई थिंक। ये जीएस में भी पूछ लिया, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है। 5 प्रपोजल पंचामृत हाँ जी, सेम क्वेश्चन पूछा है जीएस में भी। वैसे अगर इसको सिलेबस से लिंक करना होगा ना, तो कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स के अंदर एनवायरनमेंट लिखा हुआ है अपने सिलेबस में, टॉपिक नंबर 11। तो एनवायरमेंटल चीजें करनी होगी अच्छे से। एंड इसका ठीक है यार, वही है एनवायरनमेंट का ना, अपने पास स्कॉलरली कंटेंट कम है, जीएस टाइप आंसर लिख ही देंगे इसका हम। राइट। Hello sir, can you talk in English also sir, because we are people from South can't understand Hindi, so can you please make use of both the languages? Okay, yes, okay. We'll keep it in mind. Thank you for pitching in. Thank you for reminding.
Okay, thank you. So can someone please list out any of them proposals? First proposal is by 2030 we are going to reduce the carbon emission by 1 billion ton. Second, we are going to carbon neutral by 2070. Third, we are going to have 750 gigawatt of electricity from non-polluting source perhaps. And the fourth one is we are going to have 50% of the energy mix from renewable source of energy. And the last one is, I'm just reminding the fourth. Okay, we will update it in the group itself. Okay. We are As going far to as reduce the okay, and we are going to reduce the emissions by 45% of our GDP at the 2005 level. Carbon emission intensity. okay. As far as scholarly content is, we could give some scholar quotes for and against it. All those 5 proposals made. Means some scholars have criticized India's move that it would become carbon neutral by 2047. It's too late. There is one more environmentalist, Amitabh Ghosh. He has also perhaps criticized India's move, but I will point it in the notes group. Okay, next. The post-colonial state was thought of an entity that stood outside and above society as an autonomous agency. Explain. The post-colonial state was thought of an entity that stood outside and above society as an autonomous agency. Explain. Okay. So what should be its structure? First of all, I could not understand the whole question. I think जो क्वेश्चन में जो कीवर्ड्स लिखे हैं ना, दैट इज इम्पोज्ड एंड बोरोड, वो है मतलब व्हाट इट इज ट्राइंग टू से इज कि पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी में स्टेट है दैट्स एन इम्पोर्टेड इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज बीन इम्पोज्ड फ्रॉम द टॉप एंड इट इज नॉट कंप्लीटली इन सिंक विद व्हाट सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज आर. So this seems to be the crux of the question. Okay, anyone else? Overdeveloped state के concept से शायद related है. Yes, it has to do with overdeveloped state, that the society and the political setup are not in same alignment. Okay, prismatic society. Yes. हमजा अल्वी का ओवरडेवलपमेंट. बट मेरा एक डाउट है, थ्योरीज ऑफ स्टेट जो है अपना पेपर 1A का पार्ट है. इन्होंने क्वेश्चन नंबर पेपर 2A में पूछा है, द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाज थॉट एज एन एंटिटी. जी प्लीज माइक बंद कर लीजिए अगर आप नहीं कह रहे हैं, तो एको आता है वरना. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि है तो ये पेपर 1A का पार्ट, बट इन्होंने डेलिबरेटली यहाँ पूछा है तो कुछ मतलब अलग होगा. हम जैसे बोल रहे हैं गुनार माइडल, हमजा अल्वी, FW रिक्स, प्रिज्मेटिक सोसाइटी, ओवरडेवलप्ड स्टेट, बट थोड़ा तो कुछ और डिफरेंस होगा. मतलब ऐसा कुछ तो डिफरेंस होगा ना कि हम लोगों को एक्चुअली पहले थोड़ा सा और पॉन्डर करना चाहिए. अगर है डिफरेंस इसमें ये है ना कि ये दिस इज अ टॉपिक ऑफ टॉपिक नंबर 2, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, characteristics and changing nature of state in capitalistic, socialist, advanced industrial and developing society. तो बेसिकली दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आप बोल रहे हो P1S1 जो थियरी ऑफ स्टेट है उसका एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन है. अब इसमें होता क्या है ना, मोस्ट ऑफ द व्हाट हैपेंस दैट व्हेन वी रेफर टू मैम्स नोट्स, शी हैज नॉट डेल्ट विद दिस टॉपिक इन डिटेल्स. वी टेंड टू बोरो अ लॉट फ्रॉम P1S1. मतलब वी डोंट ट्रीट दिस एज एन ऑटोनोमस टॉपिक इन इटसेल्फ. तो थोड़ा सा गड़बड़ होती है इसमें. बट देन व्हेन वी डोंट हैव एन ऑप्शन ना, we have to do it. If you have any other inputs, then we can think how to correlate. इग्नो के नोट्स वगैरह we can read, but then वही है, limited understanding सबकी होती है. And this question
contains 20 marks. So बट आई you थिंक could इट्स नथिंग रॉन्ग, मतलब P1 S1 का नॉलेज यहाँ पे यूज करना, इट्स नथिंग रॉन्ग एट ऑल, बट देन वी नीड टू फ्रेम इट एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. after interlinking gives us more mark. करेक्ट, तो खुल के करो, कोई इशू नहीं है. नो नो नथिंग टू बी, यू नो, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग एट ऑल. सही लिखा है, जो भी कीवर्ड्स लिखे ना इसमें गुन्नार मिर्डल हो गया, एफडब्ल्यू रिग्स का जो पॉलिटिकल डीके वाला थियरी है ना, प्रिज्मेटिक सोसाइटी का हो गया, हंटिंगटन का डीके वाला थियरी है, यहाँ इम्पोज पे बॉर्डर हम इंस्टीट्यूशन मार्क्सिस्ट व्यू पॉइंट है. Yeah. Yes. Please speak. यहाँ पे हम मोहम्मद आयूब को मेंशन नहीं कर सकते. हाँ हाँ, करना ही होगा. हाँ, इंटरनेशनल अरीना में, इंटरनेशनल रिलेशंस में मोहम्मद आयूब हो गया, अमिताभ आचार्य हो गया, वी कैन मेंशन दोज. क्या आइडिया है अमिताभ उनके, आचार्य. याद है आपको? या रियलिस्ट का उन्होंने ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का रियलिज्म दिया था कि यहाँ पे सिक्योरिटी डिलेमा नहीं, इनसिक्योरिटी डिलेमा इज देयर. मोहम्मद अयूब. मोहम्मद आयूब, इनसिक्योरिटी डिलेमा. ठीक है. या और क्या है? एक और आई थिंक एजी फ्रैंक एंड समीर सरन या कुछ ऐसा. समीर आमीन. समीर आमीन, हाँ समीर आमीन, उनका भी कुछ थियरी है. डेवलपमेंट ऑफ ओवर डेवलप्ड स्टेट. करेक्ट. एक्चुअली अभी मैंने देखा गूगल में मैंने चेक किया, ये लाइन, दिस लाइन इज पिक्ड अप फ्रॉम हमजा अलवी's बुक. Okay. ठीक है, तो ये बुक का नाम जो है, आई टेल यू वेट, बुक का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज बाय हमजा अलवी. वहां से पिक किया गया है लाइन है. Correct. So what I think the crux of the question is to highlight the differences between society, economy and state. तो इनका जो मतलब स्टेट ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी. Right. क्रक्स यही है, बस इसको अलग अलग स्कॉलरली ओपिनियन से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट से सपोर्ट करना है. Okay. Shall we move forward? Anything else? One thing to note here is that क्वेश्चन में was thought of लिखा है, मतलब this was the earlier case, अभी ऐसा नहीं है. This is what it is saying ना. And there is a somebody said, can the subaltern speak? I'm not able to recall that scholar. वंदना शिवा है क्या? Vandana. No, No. Vandana Shiva is not नहीं, there. स्पिवाक है, गायत्री स्पिवाक. Yeah, गायत्री स्पिवाक. we can mention her also. हाँ, पोस्ट कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल वो जो है स्कॉलर्स, उनमें आती हैं गायत्री स्पिवाक. हाँ, we can talk about her also. Yeah. Basically, we could give some arguments given by post-colonial scholar. Yes. बट देन व्हाट आई फील इज कि इसको थोड़ा काउंटर या क्रिटिसाइज करना भी जरूरी लग रहा है मेरे को, बिकॉज दे हैव आस्क्ड इन द क्वेश्चन स्पेसिफिकली कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट वाज थॉट ऑफ इन दैट मैनर. मतलब इसका मतलब है कि दूसरे व्यू पॉइंट भी है, ऐसा कुछ. Yeah. Okay, next, discuss the emergence of new realism and its basic tenets. So we have to discuss about emergence of new realism. So before that, we could give some arguments about realism and then move forward to new realism, and then its basic tenets we have to explain, its pros, its characteristics, its pros, cons, and way forward conclusion. जरा एलाबोरेट करिए स्कॉलर्स वगैरह. Defensive and offensive realist, defensive Kenneth Waltz, and offensive Mearsheimer. Yeah. And then we can give a comparative and comparison with Morgenthau and Fareed Zakaria also. ओके, ये टॉपिक ना मैम के नोट्स में काफी एक्सटेंसिवली कवर्ड है, और ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से ज्यादा कोई डिफिकल्ट या फिर ऐसा ब्रेनस्टॉर्म वाला नहीं है. Yeah. Straight.
स्ट्रेट हाँ Good ये question. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आई गेस इसमें ज्यादा एकदम डाइग्रेस करने की जरूरत नहीं है। बस स्ट्रक्चर ऐसा समझ लीजिए कि अगर साफ साफ बोला है एमरजेंस, तो आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंसेप्ट और बैकग्राउंड देना पड़ेगा और मतलब क्या था ऐसी सिचुएशन कि ये ग्रुप की न्यू रिलीज थॉट आया बाहर, उसके बाद फिर उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद फिर उसके अगर कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट्स व्यू हैं आपके पास, जैसे आपने बताया केनेथ वॉल्ट्स, मीटशाइमर, सो यू कैन Yeah. sorry so you can include them. I'll reply afterwards anyone who is messaging me. So I think this is done. We should move on to the next question because it's quite straightforward. अगर किसी और को कुछ ऐड ना करना हो तो प्लीज हम आगे बढ़ते हैं. What is complex interdependence? Discuss the role of transnational actors in international system. Basically, it is asking about complex interdependence, which is Joseph Nye. yeah, and discuss the role of transnational actors in international system. ये बेसिकली डायरेक्टली सिलेबस से लिया हुआ है. टॉपिक नंबर 6 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर. इसके अंदर है ट्रांसनेशनल एक्टर्स एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी. Before that, we need to explain something about complex interdependence. There is a famous statement: we have to love someone whom we would like to hate. Hate. Yeah, And we can't enjoy if neighbors' house is burning. yeah. ये आई थिंक हम पावर के रिलेशन में पढ़ते हैं ना. No. किसमें पढ़ते हैं हम कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी? लिबरल थियरी ऑफ हम इंटरनेशनल पढ़ते हैं इसको अप्रोचेस. theory of IR में पढ़ते हैं. Theory of IR. Theory of IR, yes. Yeah, billiard ball model, cobweb model, then complex interdependence. उसके बाद Yes, complex basically it interdependence explains है, उसका how role power उसमें are translational distributed among various countries. Yeah, we can quote Joseph Nye and Robert Cohen. Rosenau शायद. Joseph Nye and Rosenau. Yeah, Rosenau को भी कर सकते हैं because he said the world has become society centric. This is one of the questions जहाँ पर आप मतलब PSIR में लिमिटेड क्वेश्चन है जहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जहाँ आप कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का रिलेशन दिखाने के लिए स्टार्टिंग के मतलब इंट्रोडक्शन के बाद आप चाहें तो एक डायग्राम बना सकते हैं. वो याद होगा आप लोग को. वो ओपन मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, काफी टाइम हो गया इसका रिवीजन से. प्लीज माइक बंद कर लीजिए अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि डायग्राम भी बनाया जा सकता है इसमें, और ये भी जो ये है ये मतलब ये मैम के नोट्स में भी सफिशिएंटली दे रखा है और ये है भी उससे. तो इसका एक बार स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी शुड आई गेस रैप दिस क्वेश्चन. कोई स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा? ओके, आई विल जस्ट फॉर्म द स्ट्रक्चर. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो स्कूल ऑफ मतलब कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो आइडिया है इसके बारे में पहले बताएंगे. जैसे पहले भी दो लोग बता रहे थे, रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई के आइडियाज को डिस्कस करेंगे. उसके बाद फिर ट्रांसनेशनल एक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम. ये एक पार्ट हुआ क्वेश्चन का. दूसरे पार्ट के साथ भी आपको जस्टिस करना है, तो दूसरे पार्ट में भी आपको आइडिया मतलब ट्रांसनेशनल एक्टर्स की जो मतलब पहले ट्रांसनेशनल एक्टर्स का क्या सिग्निफिकेंस था इंटरनेशनल रिलेशंस में और अब कैसे चेंज हो रहा है इसके बारे में भी देंगे. इसके दोनों पार्ट देने हैं आपको. डिस्कस बोला है वो, पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्ट्स दोनों देने. तो पॉजिटिव परसेप्ट्स भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं. आपको इसमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी डालना चाहिए. ऑल्दो इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब आप क्रिटिसिज्म की बात करेंगे तो आप अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट दे सकते हो जो काफी फेमस हुआ था फिलहाल. उसी को काउंटर करते हुए एक और स्टेटमेंट अरुणा रॉय मैम ने दी थी, उसके कुछ दिन बाद एक इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में, उसको यूज कर सकते हैं. इन दोनों व्यू के साथ समझ स्टेटमेंट भी बोल दो साथ में. सर अभी नोट्स खोल के नहीं बैठ क्या है. थर्ड वॉर आई थिंक अजीत डोभाल जी का जो स्टेटमेंट था ना वो ऐसा कुछ था ना कि इसको यूज करा जा रहा है सिक्योरिटी के लिए, मतलब अगेंस्ट द सिक्योरिटी, ऐसा कुछ था ना. थर्ड जनरेशन एनजीओ को यूज करा जा रहा है इससे. जी, थर्ड जनरेशन वॉरफेयर. और अरुणा रॉय मैम जो है, आईएएस अरुणा रॉय मैम ही हैं जो पहले आईएएस ऑफिसर थी. उसके बाद फिर वो एमकेएसएस जो है मजदूर किसान वाले, उनसे भी वो एसोसिएटेड थी. उन्होंने काउंटर आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा दिया था इंडियन एक्सप्रेस में. तो
मैं आंसर में लिख भी दे रहा हूँ यहीं पर, ताकि अगर किसी को कुछ बाद में हो तो वो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल सर्च कर सकता है। तो ये दोनों व्यू का साथ ही बंद कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर में ना हम इंडियन पर्सपेक्टिव देना मतलब कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप इंडियन पर्सपेक्टिव भी दीजिए, और जब साफ साफ लिखा हो डिस्कस तो नेगेटिव रोल भी बताइए। ये मेरा स्ट्रक्चर था। अगर कोई और दूसरा स्ट्रक्चर देना चाह रहा है तो प्लीज दूसरा स्ट्रक्चर भी दीजिएगा। Can I share what I wrote? यस प्लीज। I first actually started writing how it was billiards ball model, like I explained in 1-2 lines. Initially, how it was billiard balls model, and how after globalization it changed into complex interdependence. I did draw the diagram. For the second half, I wrote in detail about 3 transnational actors, MNCs, NGOs, and the terrorist groups. I've explained pros and cons of each of those actors, like in 3 paragraphs separately. ओके, इट वाज क्वाइट गुड Good. सर। मतलब आपने जो किया वो काफी सही था। नाइस नाइस। आप अभी एग्जाम से देकर आए क्या? जब आप लिख रहे थे बोल रहे थे आप एग्जाम। Yeah, like it is not the group who wrote the exams. एक्चुअली प्लीज माइक बंद कर लीजिए अगर आप अभी बोल नहीं रहे हैं तो। हाँ सर, आदि सर आप क्या बोल रहे थे, प्लीज बोलिए। I was asking if this is a group like are all people like who wrote exam they are discussing, right? No, actually मतलब most of them are those who are preparing for 2020, but people who have given the exam will join afterwards. You can join that session as well. And Drishyam sir will intimate you about that meeting. No, that's fine. Adi, the thing is that, a lot of people are tired after writing mains. So some of them are here, some of them are not here. So that's fine. We are just discussing random question and answers. And if you can share something that you wrote, that's completely, well accepted. Thank you. Cool. Okay. And hats off to your energy, man. Manna padega. Yeah. It deserves applaud. चलो continue. Next question करते हैं. Next question is explain the impact of electoral systems and cleavages in shaping party systems with reference to developing countries. Explain the impact of electoral systems and cleavages in shaping party systems with reference to developing countries. किसी को याद आ रहा होगा तो थोड़ी देर पहले सिमिलर फेडरलिज्म भी दे देना चाहिए था। जी वही ए में एक्चुअली सिमिलर क्वेश्चन किया है अभी। उसमें फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया था और इंडिया पर्सपेक्टिव। Yes, federal structure and social cleavage, and one was बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मतलब मैंने ऐसे ही बोल दिया सिमिलर है, बाकी डिफरेंस है यार। अच्छे से पढ़ेंगे तो डिफरेंस है काफी। We shall start with the question, right? So explain the impact of electoral system and cleavages in shaping party system with reference to developing countries. अगर इसको सिलेबस के साथ हम मैच करें तो आई गेस ये पेपर 2A में टॉपिक नंबर 3 के साथ और एक्चुअली 2 के साथ मैच हो रहा है। 2 के साथ मैच हो रहा है। स्टेटिंग कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सोसाइटी और डेवलपिंग सोसाइटीज, इन सब के बारे में जो था उससे मैच हो रहा है। उसके बाद फिर क्या बताया? इलेक्टोरल सिस्टम और कुछ नहीं है, वही है 2 और 3 का ही लग रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उसी से लिंक कर सकता है, और कुछ नहीं है। अरे मतलब वही है यार। आई थिंक नो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज यूपीएससी ऐसा एकदम स्ट्रिक्ट अभी कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर रहा है सिलेबस का। ठीक है, मतलब आस्किंग GS1 का GS2 में जैसे करते हैं रैंडम, वैसे थोड़ा वाटर टाइट सेपरेशन। हाँ, तो मतलब हम भी इतना कुछ स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। लिखो जो भी याद आ रहा है प्रॉपरली थियोरेटिकली। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे जरा? Can I share what I wrote? Yes, please go ahead. You don't need to ask. Okay, so I started writing the importance of the party system, and then went with Duverger's concept. He spoke about the Duverger's law. There is Duverger's law which talks about relation between electoral system and party system. When there is simple majoritarian, there should be 2-party, and India is an exception. I wrote that, and I even talked about the other scholar, Myron Wiener. He also speaks about the types of parties. I also talked about Kirchheimer, who spoke about catch-all parties and how parties are not based on ideology in developing countries, rather like based on desire to come to power.
Then I talked about social cleavages. I talked about Rajni Kothari and other scholars, and based on caste, and like, yeah, I think that's the structure. Seems good. काफी थियोरेटिकल था आपका और अच्छा था, बट जस्ट एक चीज ऐसा लग रहा है डेवलपिंग कंट्रीज का पूछा है तो समवेयर यार अलग अलग एग्जांपल देने पड़ते हैं अपने पास जो मैम के नोट्स में कवर्ड नहीं होते, वी डोंट एक्चुअली स्टडी देम प्रॉपर्ली. तो डज एनीबॉडी रिमेंबर एनी कॉन्क्रीट एग्जांपल्स डेवलपिंग कंट्रीज में क्या है इम्पैक्ट? उसमें जो मैम ने शायद पीडीएफ में दिया हुआ है कि डेवलप्ड कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रक्चर उनका बेस्ट है और उनका पार्टी आइडियोलॉजी पे चलती है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में आइडियोलॉजी नहीं फॉलो होता है, पर्सनैलिटी बेस्ड पार्टीज होती हैं. शायद वो मुझे याद नहीं है, बट एक दो पैराग्राफ में कुछ पीडीएफ में दिया हुआ है सर. सर एक और चीज अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था ना, एफडब्ल्यू रिग्स का जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट, वो इसमें लिख सकते हैं अपन कि डेवलपिंग सोसाइटीज होती है प्रिज्मेटिक होती है एंड ओवर डेवलप्ड है, मतलब कि अलग अलग लेवल पे चल रहे हैं सब. Yeah, I did write this point, and I also like wrote what the other person who spoke said. Like I wrote 1-2 lines comparing how there is intra-party democracy in developed countries, but there is no intra-party democracy and proper institutionalization. Joya Hassan's view, I think, I wrote that. But here they are asking more about how it is shaping the party system. So I also wrote a conclusion saying all developing countries need not be looked at as homogeneous group. So like generalization might not be possible always. Right. Next question is, what is globalization? Why is there an intense debate about globalization and its consequences? So here we would define globalization, and it's briefly we will talk about its evolution, and then recently about its backlash post rise of Trump, Brexit, and all about that and its consequences, and we may talk about its future also. कोविड जो ला सकते हैं. हाँ सर, मतलब देखिए वो तो एंड में आएगा गेटेड ग्लोबलाइजेशन. इसका ना असल में हम लोग अपने ग्रुप में आंसर भी डिस्कस किए हैं, दृश्यम सर को अगर याद हो तो. गेटेड ग्लोबलाइजेशन समीर सारंग का कॉन्सेप्ट है, और इसका जो स्टार्टिंग है ना, मैम ने ना काफी सारे स्कॉलरली व्यू दे रखे हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. मतलब ये मेरा मानना है कि ये ऑप्शनल पेपर है, तो इसमें हम लोग अपने व्यू के बदले, जैसे कंप्रेशन इन स्पेस एंड टाइम, मैं नाम बोल रहा हूँ किन बोला है इनका, अगर किसी को याद हो तो प्लीज बताइएगा. ग्लोबलाइजेशन का एक जो ग्लोबल विलेज, जी ग्लोबल विलेज, मार्शल मैक्लुहान. तो ऐसे से स्टार्ट करें हम लोग, डेफिनेशन के बदले एक स्कॉलरली व्यू से स्टार्ट करेंगे ग्लोबलाइजेशन का, तो ज्यादा सही रहेगा. स्ट्रक्चर हाँ वही डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है. हाँ, उसके बाद फिर जब स्ट्रक्चर की बात करें तो फिर यही बात है कि देयर हैज बीन इंटेंस डिबेट अबाउट ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस. तो ग्लोबलाइजेशन पे जो फैक्चुअल डेटा, मतलब इसमें ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा करंट रेलेवेंस आना चाहिए. मतलब ग्लोबलाइजेशन की स्टार्ट क्या थी उससे स्टार्ट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. उसके बाद फिर ग्लोबलाइजेशन की जो डिबैकल, मतलब कहाँ से खत्म स्टार्ट हुआ, एंटी ग्लोबलाइजेशन या डी ग्लोबलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये कहाँ से, मतलब सब प्राइम क्राइसिस के बारे में बता सकते हैं सीक्वेंशियल मैनर में. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की बात करके उसके बाद, हाँ सब प्राइम क्राइसिस से स्टार्ट करके हम लोग इसमें 3 व्यूज, ग्लोबलिस्ट, स्टेटिस्ट एंड ट्रांसफॉर्मिंग वाले जो 3 स्कॉलर्स हैं, 2-3 को कोट कर सकते हैं जो बताते हैं ग्लोबलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट है. डेविड हेल्ड है, सोरेनसन है, उन तीनों को कोट करके बाद में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोविड-19 के कुछ 2-3 एग्जांपल लिखाए हैं मैम ने पेपर, उनको मेंशन कर सकते हैं. तो उसमें क्या हो रहा है ना अपने पास. हाँ प्लीज बोलिए. और इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इंटर कंट्री डाइवर्सिटी एंड इंट्रा डाइवर्सिटीज की भी डेवलप हुई है. थॉमस पिकेटी का कैपिटलिस्ट इन द 21st सेंचुरी में थोड़ा बहुत उनका भी हम डाल सकते हैं.
बस इसमें ना एक चीज ध्यान रखनी है कि वी शुड नॉट ओनली बी क्रिटिकल, दोनों व्यूज रखने हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी एंड निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखने हैं। पॉजिटिव इनकोड जगदीश भगवती का लिखना है। जगदीश भगवती। हाँ, नेगेटिव में वी कैन करेक्ट कोट थॉमस पिकेटी, मार्क्सिस्ट वी कैन कोट। करेक्ट। There is a statement by Professor Reinhardt जिसमें वो कहती है कि the pandemic has put a final nail in the coffin of globalization. I think that's apt in the current context. करेक्ट करेक्ट। एंड हम डी ग्लोबलाइजेशन की बात कर सकते हैं कि वी कैन टॉक अबाउट स्टेट्स टर्निंग प्रोटेक्शनिस्ट, जैसे ट्रम्प एरा में देखा अपन ने, या फिर जो इंडिया में हो रहा था अभी, या फिर जो जनरली जो ग्लोबल सप्लाई चेन वगैरह थे उसको रिवर्ट हो रहा था पूरा पैंडेमिक दौरान। वही जो अशमत सर ने कंप्लीटली समराइज कर दिया। So I think right about the dimensional concept, then I quoted 2 or 3 scholars that were the one. There is general tendency. Failure of the WTO is very important in that. सर आ रहा है, सब लोग एक बार प्लीज माइक बंद कर, नॉइस में वॉइस में ना काफी डिस्टॉर्शंस आ रहे हैं, एक बार माइक बंद कर लीजिए फिर स्टार्ट कीजिएगा। हाँ, दोज आर नॉट स्पीकिंग प्लीज कीप योर माइक ऑन म्यूट। एक एक बोलो, वन बाय वन बोलो। शिवम राठौर, आप प्लीज कंप्लीट कर लीजिए अपना पॉइंट। What I was saying that the WTO is also important. Your voice is not clear. Shivam, your voice is not clear. You may exit and rejoin it. Okay, actually I'm traveling, so नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा। आप ग्रुप में टाइप कर लीजिए, है ना, हम लोग पढ़ लेंगे ये सब। ठीक है, आई थिंक ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, बहुत कुछ लिखने जैसा है ना इसमें। Yeah, चल and सकते what आगे। should be its conclusion? Aristotle? Aristotle, yes, Sujan, speak, please speak. अरिस्टोटल कैसे? Aristotle is a person. Sorry, can I speak? Yeah. So I ended writing about the deglobalization, and I also wrote about how globalization and deglobalization existed simultaneously since beginning. But since 2008 crisis and COVID, like there is a lot of discussion about deglobalization. And I also mentioned globalization is like deglobalization is not happening, but globalization is mutating. That is, new forms of globalization are going to enter, new domains such as health, technology are going to enter. And yeah, I also ended saying globalization is not going anywhere. It is just going to mutate and enter new domains. You have wrote an excellent conclusion. मतलब एरिस्टोटल आई डोंट नो हाउ इट वाज गोइंग टू लिंक, बट यू हैव रोट एन एक्सीलेंट कंक्लूजन जहां पर आपने ग्लोबलाइजेशन का सारा मतलब एक तो आपने बताया कि रिवर्स हो रहा था डीग्लोबलाइजेशन, उसके बाद फिर आपने एक जो पॉइंट दिया ना, इट इज बीइंग म्यूटेटेड। दिस वाज अ आई गेस कंप्लीटली परफेक्ट, मतलब एग्जाम हॉल में बैठकर ये कंक्लूजन लिखना बहुत अच्छा कंक्लूजन है ये। Ma'am has given this view also in this crash course also. Okay, I was not aware of this fact. Thank you for sharing. अरिस्टोटल का क्या कंक्लूजन है, कोई बोल सकता है क्या? यहाँ एरिस्टोटल आदि दृश्यम इस तरह का ही नाम है, तो उनका नाम लिए थे कि आप भी बोलो कुछ। We can use this word also कि globalization is a dual sword. Yeah, Janus phased also. These words. वो तो सी जी डबल एज क्यों बोले स्वॉर्ड थे? बोलते हैं। Double edged sword or Janus phased. I think in exam hall it's not about using a lot of metaphors. That's one thing I realized today. It's more about like going with one point and going deeper into analysis and bringing different perspectives. For example, in the first part of globalization, I did write about all the scholars that you discussed, how Jagdish Bhagwati views like through globalization how millions are brought out of poverty. I also wrote realist point of view where they see, though globalization is happening, they still see states as the central actors, and they don't see like states losing power or sovereignty. And Sorensen's views saying some states like benefited more rather than other states, and Amartya Sen's approach where you need to build capability to gain the reap the benefits of globalization. I think all those points that ma'am has given in notes, you can write one by one in structure, like I did the same thing in this answer.
Excellent answer यार, काफी अच्छे points थे. It's really good that you could remember all these in exam hall. Thank you But for your what I inputs. feel is Yeah, we today's can also add debate of PM globalization needed to mention. What is the recent trend in globalization? Why globalization is facing backlash, and what should be the solution? That was the, I think, more core demand of the question rather than हाँ mentioning हाँ every trend that have been Yeah, we can mentioned. mention PM Modi, like he's talking about Atmanirbhar Yes, Bharat yes. and is not against globalization. Human It's centric more human globalization. centric. It's human centric globalization. Yeah, so intense debate is regarding inequality, intense debate is regarding backlash, intense debate is not regarding if globalization has benefited or not. That was there 4-5 years ago or 3-4 years ago or something like that. So obviously, if someone has mentioned नहीं it, In ऐसा नहीं है. जैसे यूके में हुआ है फॉर एग्जांपल, ब्रेक्सिट कैन बी सीन एज एन आउटकम ऑफ दैट डिबेट कि यार हमको फायदा नहीं मिल रहा है ग्लोबलाइजेशन से, हम क्यों इन्वॉल्व रहे इसमें. यूएसए टर्निंग तो प्रोटेक्शनिस्ट, वो तो है ही ना यार, yes, वो भी this डिबेट is in a brief, major brief, debate. all should be mentioned. Obviously, that will add value, right? But yes, बट ठीक rather है, than पॉइंट्स टेकन. एक चीज नहीं, सब कुछ लिखना है सब. हाँ, ठीक, ठीक. ठीक है, आगे चले क्या. Critically examine the decline of United States of America as a hegemon and its implication for the changing international political order. मतलब यूएसए का डिक्लाइन हो रहा है हेजेमोन के तरफ पर, और इट्स इम्प्लीकेशन क्या क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. ये तो वो तो सही है. मतलब एक पोलैरिटी थेसिस भी था, और फ्री राइडर विल स्ट्रेच इटसेल्फ, ऐसा वगैरह. अच्छा, तो ये चीज ना, दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद टॉपिक नंबर 7 ऑफ सिलेबस. इसमें चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर है, राइज ऑफ सुपर पावर एंड वो सब टॉपिक्स है पूरे. मतलब वही राइज ऑफ सुपर पावर एंड डिक्लाइन. तो उसमें ऑब्वियसली अमेरिकन हेजेमनी क्लियरली मेंशन्ड है, तो उसका डिक्लाइन भी इसी में आएगा ना. ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर बोल दो कोई. प्रशांत सर बताइए, आप कंटिन्यू. हाँ, मैं ये बोल रहा था, किसी ने थ्योरी मेंशन किया क्या इसमें, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर और यूएसए हेजेमनी में? Yeah, we can mention about polarity of power thesis by Mearsheimer. Polarity of power thesis, Robert Gilpin also provided polarity of power, na? And what else? What else we can mention in theories, Can like start with the Francis Fukuyama's debate of end of history debate. So end of from history there, debate in hegemony. US was held as a winner of the Cold War. So can we start from there that hegemony, the unipolar world order starts from there for US? Okay. फरीद ज़कारिया का डिक्लाइन ऑफ वेस्ट राइज ऑफ वेस्ट, इससे शायद स्टार्ट करेंगे. अच्छा, Okay. What else? We can mention, according to Mearsheimer, there is a time period for a hegemon, and when it overstretches itself, then it is like Yes, meant to be yes, declining. yes. I think that seems to be more relevant to me. Obviously, everyone has different perspectives, and no one knows which one is more correct. But yeah, the declining of hegemon given by Mearsheimer appears more reasonable to me. And also, have anyone concluded like, okay, USA hegemony is concretely declining, or someone has also mentioned that no, it's not declining? What was the final stand? Please carry on. You were saying something. US withdrawal from Afghanistan भी आएगा ना? हाँ, obviously, retrenchment of USA from Definitely. Afghanistan, COVID-19 में failure of USA, ये सब डिक्लाइनिंग ट्रेंड शो करते हैं यूएस हेजेमनी को. पैक्स अमेरिकाना रिट्रेंचमेंट इन द टाइम ऑफ ट्रम्प, ये डिक्लाइन शो करते हैं अमेरिकन हेजेमनी को. बट इन द रिसेंट टाइम्स, इन द टाइम ऑफ बिडेन, when resurgence in the form of Quad and AUKUS shows that the USA hegemony is not completely declining, rather than it is going for offshore balancing. And C. Rajamon has mentioned in one of the articles that East and West both are in hurry to decline that the ascendance or rise of
China is inevitable, the decline of USA is terminal, and Asian alliances are unsustainable. But the thing is that USA's capacity of re-enhancement and rebuilding should not be ignored. तो ऐसा कुछ करके मैंने इसका कंक्लूजन दिया था. और ऑब्वियसली इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर पे? तो ऑब्वियसली बीच में ट्रम्प के टाइम पे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा था, सब लोग अपना अपना देख रहे थे. फ्रांस अपना देख रहा था, यूरोप अपना देख रहा था, इंडिया अपना देख रहा था. ठीक है, दोनों सब लोग आपस में अलायंसेस बना रहे थे. इंडिया, यूरोप एंड कंट्रीज वेयर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर रादर देन being supported by USA. और चाइना और राइज कर रहा था. Those were the impacts I think I could mention. I had mentioned. What else? Anyone else would mention? Thucydides trap भी लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं. 50 मार्क्स का 3 पे हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी भी डाल सकते हैं अपन. हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी. हाँ, मैंने वही स्टार्ट किया था, मुझे याद है. हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी दैट वाज सर इसको ना वैसे आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस क्वेश्चन विथ हिस्टोरिकल एंगल. थोड़ा सा मतलब जो कोल्ड वॉर के पहले 1947 से हम स्टार्ट कर सकते हैं रफली. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में कैसे यूएसए एज अ हेजेमन एस्टेब्लिश हुआ, एंड देन 1991 के बाद मतलब यूएसए एकदम सोल सुपर पावर होगा. बहुत ज्यादा पहले नहीं हो जाएगा कि हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर से स्टार्ट करें. एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट से नहीं, शुरू कर एक दो पॉइंट इंट्रो बोलो मतलब. अच्छा, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट से शुरू करते हैं कि उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो गया था, ठीक है, उसके ठीक बाद है, फिर राइज ऑफ चाइना और फिर वहां ठीक से है, डिक्लाइन. ठीक है. यहाँ पे थोड़ा लग रहा है पहले से बस एक स्टैंडर्ड और बढ़ जाएगा 19 अगर हम लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की स्टार्ट करें तब. अच्छा यार, एक चीज, जस्ट अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, दोज हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट योर माइक. दोज हु आर नॉट स्पीकिंग प्लीज म्यूट योर माइक, क्योंकि बहुत ज्यादा इको आ जाता है. एंड लेट्स स्पीक वन एट अ टाइम. प्रशांत सर कंप्लीट कर दीजिए. ओके, बस मैंने तो बता दिया. बाकी आप लोगों ने क्या लिखा है? I think passing reference में ग्रैम एलिसन का Thucydides trap लिखना चाहिए. हाँ बिल्कुल. और आई थिंक ना इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट, बोथ पार्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट. मतलब यूएसए डिक्लाइन हो रहा है, एंड सेकंड पार्ट कि यूएसए डिक्लाइन नहीं हो रहा है, एक्चुअली इट हैज रीसर्फेस्ड इटसेल्फ. जो अपने जो सब लोगों ने एग्जांपल बताया ना, तो दोनों पार्ट्स इक्वली जस्टिफाई करना चाहिए. एंड कंक्लूड कैसे करेंगे फिर? इसमें शायद वो डिक्लाइन नहीं हो रहा है, वहां पे ये वाला स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, द न्यूज ऑफ माय डेथ हैज बीन, कुछ इस तरीके से है ना उसका, द न्यूज ऑफ माय डेथ हैज बीन सो वाइडली. मैं रिमेम्बर नहीं कर पा रहा हूँ, शायद किसी को समझ में आ रहा होगा. आई थिंक कंक्लूड हम ये बोला था कि जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश की इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज हैं, जब उन्होंने 2 जगह पर 2 ओपन कर दिए थे, फिर उसके बाद से उनका डिक्लाइन होना शुरू हुआ है. तो उसके बाद ये लिख सकते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत हेजेमनी डिक्रीज तो हुई है, लेकिन अभी भी यूएस जो है एक वो डोमिनेंट वर्ल्ड पावर है. उसकी इकोनॉमिक, मिलिट्री, ये सब माइट और कल्चरल माइट देखते हुए, तो ऐसे करके कंक्लूजन कर सकते हैं. अच्छा, एक और कंक्लूजन ये हो सकता है ना, मल्टीपोलैरिटी की बात कर सकते हैं. मल्टीपोलैरिटी की बात कर सकते हैं ना, जो इंडियन व्यू पॉइंट है कि मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज नॉट अ जीरो सम गेम. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर मल्टीपोलर, एंड सब लोग मिल बैठ के कर सकते हैं ऐसे, समथिंग लाइक दैट. हाँ मतलब वो वाला टाइम गया कि जब एक सोवियत में बटा हुआ था और एक यूएस में. अभी तो मल्टीपोलर से इंडिया भी राइज कर रहा है, ब्रिक्स, क्वाड, सारा कुछ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं. Guys, can I just share what I wrote? Just a minute. दृश्यम सर स्क्रीन शेयर आदि, कर सकते हैं क्या? Yeah, can I share what I wrote? Adi, we have already spent lot of time on this. आगे चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Guys, can somebody share screen? Ashmax sir, can you?
Can somebody please share the screen? Is it possible for anybody? Somebody with laptop or tab? या फिर मोबाइल से भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पुतिन सर कर लोगे आप? ओके सर, मैं फोन में शेयर करता हूँ। हाँ, फोन से ही कर लो, कोई इशू नहीं है। बस उसको हॉरिजॉन्टल में रख देना। हाँ। ओके, ऑल राइट, थैंक यू अशमैक्स। तो ठीक है। अच्छा, जस्ट रिक्वेस्ट यार गाइज, during the course of discussion keep the responses in a short and crisp manner, and the way we are processing is कि हर किसी का आंसर हम देख नहीं रहे, we are just saying कि ठीक है ये ब्रॉडर स्ट्रक्चर हो सकता है, ये ब्रॉडर पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग द कोर्स इटसेल्फ इंट्रो पे ही बोल दो कि आपने क्या इंट्रो करा है, कंक्लूजन के टाइम पे ही बोल दो ना कि मैंने ये कंक्लूड ऐसा करा है, वो सही रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4A करना है ना। द मॉडर्नाइजेशन थीसिस asserts that affluence breeds stable democracy. How do you explain the success of India being the world's largest democracy as an exceptional case? I'll repeat again. Modernization thesis asserts that affluence breeds, सर वैसे ही रहने दीजिए, मतलब ठीक है। Modernization thesis asserts कि affluence breeds stable democracy. How do you explain the success of India being world's largest democracy as an exceptional case? लगता नहीं है किसी ने पढ़ा होगा। कुछ है भी ऐसा, किस टॉपिक से रिलेट करता है सिलेबस से, अगर पेपर 2 से लिंक करना हो तो? Comparative, stating comparative perspective, developing societies, advanced industrial societies. वैसे ये मॉडर्नाइजेशन थियरी जो है ये वहां पे मार्क्सिस्ट अप्रोच में आती है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, बट उसको डेमोक्रेसी के साथ लिंक करना है। आज ही मैंने एक कोई बढ़िया सा कोट देखा था जिसमें एक बैरिंगटन या ऐसे कोई हैरिंगटन या बैरिंगटन करके कोई बंदा है, उसका एक बहुत ही फेमस मैक्सिम है विच रीड्स नो बॉर्जुआ नो डेमोक्रेसी। तो आई थिंक ये काफी अच्छे से फिट बैठता है यहाँ पे, नो बॉर्जुआ नो डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं ट्राइंग टू लिंक दैट कि जहां पे मॉडर्नाइजेशन थियरी रहेगी वहां पे मतलब स्टेबल डेमोक्रेसी रहेगी। I think we have to balance it के both sides हमको व्यू पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। अच्छा, can somebody please elaborate what is modernization theory? किसी को पता है क्या? हाँ, मतलब can somebody please elaborate modernization theory? Modernization theory says कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो उनका जो मॉडल है डेवलपमेंटल मॉडल, व्हाट दे प्रिस्क्राइब फॉर द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज, that is in the interest of the developing countries and third world countries. तो ये जो थियरी वो प्रपोज करते हैं, they have their own vested interest, but it is portrayed in the manner that it is helpful for the developing and third world countries as well. तो ये actually modernization theory against which we have Wallerstein's model and वो जो A.G. Frank and Samir Amin then comes into picture. ओके, आई माइट बी रॉन्ग, बट जहां तक मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा ही आइडिया ओरिएंटलिज्म में भी दिखा था कि अगर वेस्ट रहेगा, वेस्ट के डेवलपमेंट मॉडल से ही ईस्ट डेवलप हो पाएगा। ये कुछ रिलेशन ऐसा ही है क्या, मतलब कि हाँ, ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सेड का ये ओरिएंटलिज्म भी ला सकते हैं। हाँ, ये वैसा ही बिल्कुल वही थ्योरी है ना, मतलब उसी के बेसिस पे कि अगर वेस्ट का मॉडल ही डेवलप होगा, इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे तभी डेवलप हो पाएगा, ऐसा ही कुछ बता रहा है। अच्छा, ये वही है कि जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, अप्रोचेस में? शायद ये वही है जो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कहता है कि कंट्रीज कैन हैव एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेदर मार्क्सिस्ट और अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, but the final aim is to reach the democracy. When you will get
money and everything economy, then you will convert into the democracy itself. Perhaps that was the case. And the exception is China. Yeah. Modernization theory explained the underdevelopment of countries in Asia, Africa, and Latin America, primarily in terms of cultural barriers to development, basically arguing that developing countries were underdeveloped because their traditional values held them back. मतलब वो लोग ट्रेडिशनल वैल्यूज को बुरा मानते हैं. मॉडर्नाइजेशन की ट्रेडिशनल सोसाइटी विल डेवलप एज दे अडॉप्ट मोर एंड मोर मॉडर्न प्रैक्टिसेज. Modern states are wealthier, more powerful, and then their citizens are freer to enjoy a higher standard of living. तो वही है कि कल्चरल को थोड़ा छोड़ छाड़ के और इकोनॉमिक को फ्रंट सीट पर लेंगे, न्यू लिबरल टाइप का कुछ. Only. Okay, please. Hello. Only modernization thesis is, or whether that is political modernization thesis? I'm getting confused. Can somebody elaborate on that? यार ये अलग होना चाहिए. इट साउंड सिमिलर बट शायद अलग होगा. आई डोंट थिंक ये प्रॉपर्ली कवर्ड भी है नोट्स में वगैरह. है क्या? ये नहीं है कवर्ड. मैम ने हमको पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन कराया है, तो बट मॉडर्नाइजेशन थीसिस नहीं है शायद उधर. एंड क्वेश्चन में डेमोक्रेसी की भी बातें हो रही. मतलब आई एम रिलेटिंग दिस टू जो जेएस मिल वगैरह नहीं है, वो रिलक्टेंट डेमोक्रेट जो बोलते हैं कि मतलब डेमोक्रेसी इज नॉट फॉर एवरीवन. क्योंकि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से सेकंड स्टेटमेंट फिट नहीं बैठता है इसमें. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वो पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से नहीं है. ये टोटल बाउंसर लग रहा है एग्जाम हॉल में. पता नहीं कैसे करा होगा. डिड एनीबॉडी अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? ये छोड़ दिया हुआ फॉर सेक्शन फॉर एबीसी. ठीक है, इसको स्टार मार्क कर देते, बाद में कर लेंगे इसको. रीड थ्रू मोर अबाउट इट. एक्सप्लेन द सक्सेस ऑफ एशियान एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन. तो इस पर तो बहुत चर्चा की है हम लोग बहुत PYQ में भी चर्चा किए हैं. फिर ब्रीफली कोई स्ट्रक्चर बता दीजिए इसका भी. सब शांत है क्या? सॉरी टू इंटरफेयर. कोई स्क्रीन शेयर कर देगा क्या? मैं करता हूँ. ठीक है. कोई और है, कोई कर सकता है ऐसा? एरिस्टोटल यू कुड लैपी पर है क्या लैपी पे एरिस्टोटल? इफ यू कैन प्लीज डू इट. ऐसे होता कैसे भाई? एक सेकंड. क्या कहा? थैंक यू भावना. तो आशियान का डिस्कस करें. बता दो आंसर यार, जिसको भी याद आ रहा है कुछ. में तो किशोर महबूबा बानी का ही लिखेंगे, मतलब उन्हीं का आगे पीछे. और कैसे मतलब एशियान बना है शुरू से, उसका थोड़ा ओरिजिन दे देंगे. फिर उसका डाइवर्सिटी के बावजूद कितना मतलब चैलेंजिंग था, फिर भी मतलब अभी बहुत अच्छा है, कैसे अच्छा है, और उसका प्रोज. और किशोर महबूबा में एशियन मेरेकल देके
और कह सकते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा अप्रोच है, दूसरा कंट्री को भी लेना चाहिए। मतलब और आरसेप में भी थोड़ा जोर देंगे कि आरसेप इंडिया के बाहर जाने के बावजूद उन्होंने मतलब डील किया, वो परफेक्शन में विश्वास नहीं रखते हैं सो इस टाइप का। ये एक साइड हो गया। दूसरा साइड ये है कि इंडियन एम्बेसडर थे आई गेस गुरजीत सिंह, आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उन्होंने लिखा था शायद कि जैसे जैसे ईयू में फ्रेगमेंटेशन आ रहे थे ना, वैसे ही आसियान में भी फ्रेगमेंटेशन आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रॉक्सिमिटी टू चाइना, यानी कि कुछ नेशंस जो है वो चाइना के साथ कैसे रिलेशन चाह रहे हैं उसकी वजह से। तो जिस तरह से हम एक पॉजिटिव व्यू दिखा रहे हैं कि रीजनलाइजेशन का एग्जाम्पल है ईस्ट में, वैसे ही हम लोगों को नेगेटिव व्यू के साथ काउंटर भी करना चाहिए। तो उसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग बता सकते हैं म्यांमार का एग्जाम्पल देकर कि कैसे एक वीक लिंक साबित हो रहा है आसियान का, क्योंकि यू सी आसियान मतलब मेरे ख्याल से म्यांमार ही एक ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी इंजॉय कर रहा है करंट टाइम में आसियान मतलब चाइना के साथ। इसी को रिलेटेड करके उनके आर्टिकल का नाम भी मुझे याद आ जाएगा शायद, तो आसियान रियलिटी करके शायद है, गुरजीत सिंह का। What happened? Am I audible to everyone? Was I audible? I was या talking. No, हाँ, I you thought are that audible. no one was hearing. So I was saying that गुरजीत सिंह सर हैं, ये IFS ऑफिसर रह चुके हैं, तो इनका व्यू था आसियान के ऊपर। मैं ग्रुप में मैसेज कर दे रहा हूँ, तो अगर आपको नेगेटिव व्यू अगर चाहिए होगा इसका तो उसको गुरजीत सिंह सर का व्यू भी डाल सकते हैं आप लोग। राइट। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अभी इसी पे आ रहा था कि म्यांमार को लेकर आसियान जो है वो भी बटा हुआ है। कुछ फैक्शंस हैं जो चाहते हैं कि उनके साथ हम बातचीत करें, कुछ फैक्शंस जो हैं वो चाहते हैं कि नहीं, जब तक वहाँ पे प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं आएगी तब तक हम उनसे बात नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले क्या? वेयर इज स्क्रीन? आ जाएगी वापस, ठीक है। भावना है क्या, चले गई? अगर कोई कर सकता है तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन यार। I have shared, please confirm it if you can see. हाँ, वी कैन या सी योर स्क्रीन। बस इसको हॉरिजॉन्टल कर लेना ताकि अच्छे से दिखे। Okay. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ तब तक। नहीं होगा अपने लास्ट बचा है, एक्सप्लेन इंडिया रिलेशन विद यूरोपियन यूनियन इन द कंटेक्स्ट ऑफ ब्रेक्जिट। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ब्रेक्जिट के कंटेक्स्ट में ईयू का इंडिया रिलेशन एनालाइज करना है। इसमें तो ज्यादा कंटेंट नहीं होगा वैसे यार, मुश्किल है। ऐसा नहीं लग रहा है ये फोर्थ क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा। बहुत कम, उसमें बाउंसर है बहुत, ए भी बाउंसर सी भी बाउंसर। हाँ, और इवन जो बी वाला है ठीक है वो तो आ जाएगा, बट किसी को कुछ कहना है कि इस क्वेश्चन के बारे में? 4C इंडिया रिलेशन विद ईयू के बारे में। Does anyone wants to discuss its structure? सौरभ, वीरेंद्र, लकरबग्घा, एस्टोटर। स्टार्ट तो हम किसी थियोरी से कर सकते हैं ना, रीजनलाइजेशन वाली थियोरी कोई भी ले लो ईयू के बारे में। मतलब ईयू वाज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इमैनुअल कांत परपेचुअल पीस बोल दो, जो पूल्ड सॉवरेंटी है, डिसएग्रीगेटेड सॉवरेंटी है, फंक्शनलिस्ट हाँ थ्योरी। हाँ, तो हम इस पे स्टार्ट कर सकते हैं कि ईयू का बेसिस क्या है, इमैनुअल कांत का परपेचुअल पीस, फंक्शनलिस्ट थियोरी वाला, एंड पूल्ड सॉवरेंटी, डिसएग्रीगेटेड फंक्शनल सॉवरेंटी, ये सब कीवर्ड्स लिख के स्टार्ट कर सकते हैं। देन फिर हम इंडिया को ला सकते हैं या फिर ब्रेक्जिट को लेके आएंगे आगे। हाँ, आगे हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि however in recent times we have seen lot of features and differences among the EU members
जिसमें से वन ऑफ देम वाज ब्रेक्सिट। तो जो अपन नॉर्थ साउथ डिवाइड रहता है ना ईयू में, इमिग्रेंट्स को लेके, फिर वो पिग्स इकोनॉमीज को लेके थोड़ा सा क्राइसिस दिखाएंगे ईयू में कैसा क्राइसिस है। बट ये 15 मार्कर है, तो आई थिंक ये सब हमको एक दो पैरा में ही करना होगा। एंड देन विल एफटीए से के बारे में बात करेंगे। हाँ एफटीए का है। ये लिख सकते हैं क्या कि ईयू जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्रिएट किया गया था ताकि जो यूरोप है वो दोबारा से वर्ल्ड वॉर में ना जाए, और ये बेस्ट एग्जांपल है फंक्शनलिस्ट अप्रोच का। हाँ लिख सकते हैं, इंट्रो में लिखेंगे, बट वी डोंट हैव टू एक्सीड मोर देन 1 or 2 पैराग्राफ। वी हैव टू हिट द क्वेश्चन, इंडिया रिलेशन वाला जो क्वेश्चन है ना। उसके बाद फिर ब्रेक्सिट पे आ जाते हैं, और फिर ये भी बताते हैं कि इंडिया के लिए चैलेंजेस ये क्रिएट करता है लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करता है। चैलेंजेस में ये बता सकते हैं कि अब हमें अलग अलग एफटीए करना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन के साथ अलग और ब्रिटेन के साथ अलग। लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी हैं, जैसे ब्रिटेन जब बाहर आ गया तो हमारे लिए यूरोप का अलग मार्केट खुलता है और उनके लिए ब्रिटेन वालों के लिए अलग। इसमें ना आई गेस मिनिस्टर सर है एस जयशंकर, उन्होंने अपनी किसी ट्रिप में बताया था इस बारे में कि पहले जो है मतलब इसमें साफ साफ पूछ रहा है ना, रिलेशंस विद यूरोपियन यूनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेक्जिट। मतलब अब बता रहे वो डिफरेंस बता रहे थे कि पहले हम कैसे अप्रोच करते थे, अब कैसे अप्रोच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्रेक्जिट के बाद से हम देख रहे हैं कि इंडिया का जो स्पेसिफिक कंट्री वाइज अप्रोच है, ये जर्मनी के साथ पहले एक वो मोनोलिथ एंटिटी समझते थे ईयू को, इंडिया का अप्रोच ऐसा था फॉरेन पॉलिसी में। और ये एस जयशंकर साहब ने खुद ही कहा था किसी इंटरव्यू में, आई गेस डिप्लोमेटिक डिस्पैच का कोई था या फिर कोई एक वीडियो में बताया था उन्होंने कहीं पर, तो वो मुझे अभी याद आया कि पहले हम एक मोनोलिथिक एंटिटी समझते थे ईयू को, अब मतलब जैसे ब्रेक्जिट के साथ मतलब ब्रिटेन के साथ हो रहा है, फिर फ्रांस के साथ अलग रिलेशंस, तो ये एक डिफरेंस बताता है कि पहले कैसा था बाद में कैसा था। अगर हमें लिखना है कि कैसे चेंज हुआ ब्रेक्जिट के बाद, तो ये पॉइंट ऐड किया जा सकता है एस जयशंकर सर का। अच्छा एक और चीज, बिफोर गोइंग टू ब्रेक्जिट आई थिंक पहले तो एक दो पैरा में हम ईयू के बेसिक्स लिखेंगे जो फंक्शनल थ्योरी के वगैरह, देन विल स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल एनालिसिस ऑफ इंडियाज रिलेशन विथ ईयू कि ब्रेक्जिट के पहले क्या था। एक पेज यहाँ पे खत्म होगा, फिर नेक्स्ट 2 पेजेस आई थिंक सफिशिएंट है ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ वो सब लिखने के लिए, क्योंकि अपने ज्यादा कंटेंट तो है नहीं उसका। एंड फिर किसी ने जैसे बोला ना, उस 2 पेज को भी कुछ चैलेंजेस दिखाएंगे एंड कुछ अपॉर्चुनिटीज दिखाएंगे। जैसे अपॉर्चुनिटीज में एक ऐसा है ना कि अब इंडिया है कि दोनों से भी बार्गेन कर सकता है। पहले ईयू वाज मोर स्ट्रॉन्गर, अब यूके से डील करना इजी होगा, निगोशिएट करना इजी होगा। हाँ, ब्रिटेन जब बाहर आएगा, उससे ब्रेक्जिट से जैसे बाहर आता है तो उसकी करेंसी जो है वो डीवैल्यू होगी, तो जैसे ही वो डीवैल्यू होगी तो हमारे लिए एक्सपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा। प्लस अभी यूके को एफडीआई वगैरह भी चाहिए, तो हमारी इंडियन कंपनीज वहां पर जाकर इन्वेस्ट कर सकती हैं। और फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे हमारा बहुत सारा वो है एक्सपर्टीज है, उसमें कर सकते हैं, बैंकिंग में कर सकते हैं। ठीक है, अब यूके को जरूरत है इंडिया की ज्यादा, तो यूके विल बी नो कीन टू ज्वाइन हैंड्स विद इंडिया इन लॉट ऑफ डिफरेंट इश्यूज, टेक्नोलॉजी से लेके सब कुछ, सिक्योरिटी हो गया, सब कुछ है ना। अभी एफटीए चल तो रहा है उनका। हाँ एक और बोल सकते हैं स्ट्रेटेजिकली अब यूके कैन कम मोर क्लोजर, क्योंकि पहले वो कंस्ट्रेंट था ईयू के वजह से, नाउ इट कैन कम मोर क्लोजली विद इंडियन रिलेशंस है ना स्ट्रेटेजिकली। डिसीजंस थोड़े फास्ट ले सकते हैं वो, क्योंकि अब उनको पूरे ग्रुप को वो लेके नहीं चलना पड़ेगा। और एक और चीज बोल सकते हैं ना कि ब्रिटेन इज सिग्निफिकेंट एज अ पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट इज अ यूएनएससी मेंबर, तो ये सब की वजह से अभी इंडिया यूके के रिश्ते विल बी इम्प्रूव्ड। लेकिन इसका एक और नेगेटिव ये बन जाएगा कि मतलब ईयू का फर्दर फ्रैक्चरिंग हो सकता है, विच विल नॉट बी गुड फॉर इंडिया अगेन। वैसे यार ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली ऐसा काइंड ऑफ पेपर 2 सेक्शन 2 वाला लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई दे हैव आस्क्ड इन सेक्शन 1। रीजनलाइजेशन ऑफ है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसके चलते पूछ दिया होगा।
आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, I think this brings us to an end of discussion number 1, which was paper 2 section 1. If you guys have any holistic, क्या लग रहा है? How was the feeling after seeing the paper 2 section 1? क्वेश्चन नंबर How was your experience? यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मुझे कन्वेंशनल लगा, बट जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में वो वाला पार्ट आया ना, तो वहां पर आई गेस थोड़ा सा मतलब इशू तो आया। ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, मॉडर्नाइजेशन थीसिस एसेट्स वाले में। बाकी ये क्वेश्चन नंबर 4 बी टॉपिक जो वो काफी मतलब कन्वेंशनल था आसियान के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और सी जो पार्ट है ना, ये काफी टाइम से हम ये बना के बैठे थे कि यूके के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे होंगे ब्रेक्जिट पोस्ट ब्रेक्जिट, बट इन्होंने थोड़ा सा टेंट दिया कि यूरोपियन यूनियन के कंटेंट में पूछा आफ्टर द ब्रेक्जिट। तो ये भी थोड़ा सा अलग सा टेंट था, बट ये कोई एकदम ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं था। बट ये जो 4A क्वेश्चन है आई गेस ये थोड़ा ट्रिकी बना दिया था बाकी सबको। एंड अबव ऑल मतलब 3C ये भी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था कि डिक्लाइन ऑफ यूएसए हेजीमनी, राइज ऑफ चाइना एज अ हेजीमोन, मतलब और फिर वहां बोला गया कि प्रीमेच्योर ऑबिट्यूरीज है, जैसा सभी लोगों ने काफी एनरिचिंग व्यूज दिए भी। तो मुझे लगता है कि कन्वेंशनल पेपर था 1, 2, 3 के हिसाब से। फिर जैसे ही 4 आता है तो वहाँ थोड़ी सी इशू आ सकती है। और 2A भी थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव दिया, जहाँ पर उन्होंने मतलब थ्योरीज ऑफ स्टेट का इंटीग्रेशन किया कि मतलब इस पेपर के साथ इंटीग्रेट करके दिया, वो भी 20 मार्कर के लिए। तो मुझे ये थोड़ा सा डिफरेंट लगा। बाकी तो आई गेस थोड़ा सा कन्वेंशनल पेपर को ज्यादा डिफरेंस नहीं था, डिफिकल्ट। अच्छा, एक और चीज मतलब ऑनेस्टली बताना, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपेक्टेड कि ब्रेक्जिट के ऊपर क्वेश्चन आएगा इस बार? क्योंकि हम लोग ऐसा सोच के बैठे थे ना कि यार ब्रेक्जिट थोड़ा हट गया अभी आउट ऑफ द ग्लेयर, पुराना जी इशू बन गया ऐसे। नहीं सोचा था मैंने अभी कि नहीं, नाइस। I also didn't thought it. अब मुझे ऐसा लग रहा जरूर था कि पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहा है यूपीएससी। जीएस के पेपर में भी करा और यहाँ पे भी उन्होंने ब्रेक्सिट पूछ लिया। वहां पे 2014 का कुछ करंट अफेयर था वो पूछ लिया था जीएस में। 1-2 पॉइंट और मुझे याद यहाँ पे लगे कि क्वेश्चन जो थे वो पिछले 2020 से इवॉल्व होके क्वेश्चन आए, मतलब उसी लाइन पे आए इवॉल्व होके। जैसे फॉर एग्जाम्पल की वो यूएन रिफॉर्म वाला वो 2-3 साल से कंटिन्यूअसली आ रहा है, इस साल भी आया। एक और पॉइंट ये लगा कि जो जीएस में पूछ रहे हैं वो जीएस में ही जीएस 1 का जीएस 3 में भी पूछ रहे हैं, वैसे यहाँ पे जीएस वाला क्वेश्चन सेम एग्जामिनेशन में ही ऑप्शनल में भी पूछ रहे हैं। जैसे COP 26 वाला वो यहाँ पे रिपीट हो गया। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि वी कैन हैव आई ऑन जीएस क्वेश्चन आल्सो। कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लेना होगा। अच्छा, जो लोग मेंस लिख के आए हैं तो व्हाट वाज योर मतलब कैसा लगा आप लोग को? आदि इज नॉट देयर थे ना, 2-3 लोग थे, शायद शिवम है अभी, 1-2 लोग और थे, आदि था वो भी चले गए शायद, शार्दुल आए थे। बट ठीक है, एनी अदर जनरिक थॉट्स है, कुछ कहना है या फिर शुड आई स्टॉप द सेशन नाउ ये वाला? ठीक है, I'll stop the recording just a second. Thank you guys, thank you very much for everyone for participation, and those who are watching on YouTube, please like the video and share it amongst your friends. Thank you. Section 2 will start in few minutes.